नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को करेंगे नमस्कार। तो देश के सभी कोने कोने से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम। उन सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, उन सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो जल्दी से आएंगे और क्लास को करेंगे शुरू भाई, ठीक है? तो बहुत अच्छा, हरियाणा से, मेरठ से और दूसरे सभी राज्यों से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हमारा सप्रणाम। चलो भाई, टॉपिक की बात करेंगे। तो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी तंत्र चल रहा है। अब तक अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग हमारे शरीर की कौन कौन सी ग्रंथियों को पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ ली पिट्यूटरी, हमने पढ़ ली पीनियल, हमने पढ़ ली थायराइड, हमने पढ़ ली पैराथायराइड और हमने पढ़ी थी थाइमस ग्रंथि। और अब हम बात कर रहे हैं हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। तो भाई आ जाओ, बात करते हैं फिर से एक बार पेनक्रियाज ग्लैंड की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि, ठीक है? तो अग्नाशयी ग्रंथि जो है आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, कल हमने बात करी थी। और ये दोनों चीजें करती है, हार्मोन भी निकालती है, पाचक एंजाइम भी निकालती है। और ये जो ग्रंथि है हमारे शरीर की, ये ग्रंथि, इसमें पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 तरीके की कोशिकाएं आपने पढ़ी थी, अल्फा, बीटा, गामा, एफ। अल्फा कोशिकाएं निकालती हैं ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिकाएं निकालती हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? तो आप लोग बताकर चल रहे थे इंसुलिन के बारे में। मैंने आपको बता दिया था कि इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने करी, ये पूछा जाता है। और प्यारे बच्चे, ये आपके शरीर में जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको बैलेंस करता है, उसको घटाता है। इसकी कमी से हमें डायबिटीज भी हो जाता है। अब आ जाओ, बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बनने वाले दूसरे हार्मोन की। तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो दूसरी कोशिकाएं थी जिनका नाम था बीटा सेल। बीटा सेल के बारे में हम पढ़ ही चुके थे, ये इंसुलिन निकालती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं। तो अल्फा कोशिका निकालती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। जो अल्फा सेल होती हैं, कल बताया था, ये बनाती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं ये, ठीक है? कैसा हार्मोन बनाएंगी? ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर, प्यारे बच्चों, जैसे कि इंसुलिन ने क्या किया था, जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इंसुलिन उसको पकड़कर घटाकर लेकर आया था। वैसे ही आपके शरीर में जब शुगर एकदम डाउन चली जाती है तो ये शुगर को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। तो कभी भी आपको पूछेगा कि ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है, तो इसकी पहले तो खोज लिख लो किसने करी थी। कैम्बलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, ठीक है? कैम्बलिंग, क्या बताओगे? कैम्बलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, कैम्बलिंग, ठीक है? तो आप लोग बताकर चलोगे, कैम्बलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था। अब हम आगे बात करेंगे, तो ये क्या काम करता है ग्लूकागोन, इसका फंक्शन क्या है भाई? तो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है इसके वर्क की अगर बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर या हमारे रुधिर में रुधिर शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। तो लिख लीजिएगा, यह रुधिर शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है, बढ़ाकर संतुलित करता है। तो कई बार हमारे शरीर में शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है जिससे हमें चक्कर आते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये शुगर लेवल डाउन होने के लक्षण है। तो फिर आप कुछ खाते हो, फिर आपको जाकर थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चे, कई बार हमारे शरीर में शुगर डाउन भी चली जाती है। तो इस शुगर को, जब शुगर
कम हो जाएगी तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक साथ मिलकर शुगर को बैलेंस करते हैं हमारे शरीर में। एक बढ़ा रहा है शुगर को, एक घटा रहा है। तो इंसुलिन ने शुगर को घटाया था, ग्लूकागोन शुगर को बढ़ा रहा है। तो बैलेंस करने का काम कर रहे हैं शुगर को। तो ये क्या करता है? ये रुधिर शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। कोर लगा लेना, रुधिर शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। तो लिख लीजिएगा, इट बैलेंस ब्लड शुगर, इट बैलेंस ब्लड शुगर, ब्लड शुगर बाय इंक्रीज्ड इट, बाय इंक्रीज्ड इट। भाई जैसे आपने दो वो पढ़े थे हार्मोन, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड, दोनों के दोनों कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर रहे थे। कैल्सिटोनिन कैल्शियम को घटा रहा था और पैरा हार्मोन कैल्शियम को बढ़ा रहा था। वैसे ही इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर आपके शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीजों को याद करना है। तो ये क्या करता है? यह रुधिर शर्करा को बढ़ाता है बेटा। ठीक है, बढ़ाकर बैलेंस करने का काम करता है जो आप लोगों का ग्लूकागोन होता है। अब ये जो ग्लूकागोन होता है, इसकी कमी अगर आपके शरीर में हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे शरीर में अगर कम हो गया, इस हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो गई भैया, डेफिशिएंसी हो गई बेटा, तो ये हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम हुआ तो एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा फिर हमें, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया ही होता है लो ब्लड शुगर। यानी आपके शरीर में जब ब्लड शुगर एकदम डाउन चला जाए उसी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर। यानी जब आपके शरीर में रुधिर शर्करा कम हो जाती है तो इसी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो रुधिर शर्करा में कमी, तो रुधिर शर्करा में जब शरीर के अंदर कमी आ जाती है इसी बीमारी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो पेपर में पूछ लेगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है मैम, बिहार पुलिस का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट एएलपी के लिए ले सकते हैं बेटा? बिल्कुल ले सकते हो, बेफिक्र ले सकते हो। ठीक है, चलो इससे क्या हानि होगी मैम? तो ये हमारे शरीर में अगर कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल एकदम डाउन चला जाएगा, आपकी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज नहीं बचेगा, कोशिकाएं भूखी मरकर ब्लास्ट करेंगी, कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी और सारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे जिससे मृत्यु तक हो जाती है। तो शुगर कम होना भी बहुत खतरनाक है। ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। तुमने देखा होता है ना, दादा दादी बूढ़े होते हैं, बोलते हैं बैठे थे और एकदम से चक्कर आए और बेहोश हो गए और होश ही नहीं आया। ये होता है शुगर लेवल डाउन हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। ठीक है, चलो तो भाई इतनी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। आ जाओ अगली बात करेंगे। ये जो पैनक्रियाज ग्रंथि है इसमें बनती है तीसरी कोशिकाएं जो है गामा सेल। गामा सेल क्या बनाती हैं भाई? तो कल मैंने आपको बताया था गामा कोशिका जो होती हैं ये बनाती हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो इनका काम होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाने का। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ये बनाती है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। मैम ये हार्मोन क्या काम करता है? तो ये हार्मोन जो होता है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये आपके शरीर के अंदर आपकी ग्रोथ को रोकता है बेटा। तो इसको कहते हैं वृद्धि। ये क्या करता है? इसका काम होता है स्टॉप ग्रोथ। ये करता है बेटा आपकी ग्रोथ को रोकने का काम। तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहते हैं इसको। वृद्धि नियंत्रण करने का काम करता है, वृद्धि नियंत्रण करता है। ठीक है, अब मैं वृद्धि कैसे नियंत्रण कर रहा है? भाई एक बात बताओ, आप लोग सारी उम्र बढ़ते ही रहते हो क्या? आप सारी उम्र बढ़ते ही रहोगे क्या? अगर आप सारी उम्र बढ़ते रहते तो तुम तो बहुत लंबे हो जाते भैया। अगर हम 60 साल का कोई व्यक्ति है वो 60 साल तक बढ़ता ही जा रहा है तो बहुत लंबा हो जाता वो तो आपकी जो उम्र है
लड़कियों में अगर बात करते हैं तो 13-14 साल तक, या ऐसा मान लो मैक्सिमम 15 साल तक लड़कियों की हाइट बढ़ चुकी होती है। उसके बाद वो अपनी हाइट को ग्रोथ नहीं करती हैं। लड़कों की बात माने तो 18 साल तक लड़कों की कंप्लीट हाइट बढ़ चुकी होती है, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो इस एज में जो हमारी वृद्धि रुक जाती है उसको रोकने का काम यही कर रहा है। तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, आ जाओ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, पैनक्रियाज के अंदर लास्ट है एफ सेल, एफ कोशिका। तो जो एफ कोशिका होती है ये क्या काम करती है? तो प्यारे बच्चों, एफ कोशिका जो होती है ये आप लोगों के शरीर के अंदर क्या बनाती है? पॉलीपैनक्रियाटिक जूस बनाती है। पॉलीपैनक्रियाटिक जूस बनाती है, ये बनाती है पॉलीपैनक्रियाटिक रस। ठीक है, तो इनका काम होता है अग्नाशय रस बनाना। तो ये अग्नाशय रस बनाएंगी, और अग्नाशय रस को आप लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हो। ये क्या करता है हमारे शरीर में? ये पाचन का काम करता है, डाइजेशन का। ये पाचन की क्रिया करेगा, ये डाइजेशन की क्रिया करेगा। तो ऐसे करके आपको पढ़नी होती हैं चीजें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपकी जो आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि थी वो कंप्लीट हो गई है। अब चल रहे हैं हम हमारे शरीर की अगली ग्रंथि की तरफ। तो अगली ग्रंथि कौन सी है भाई? हमारे शरीर की अगली ग्रंथि है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। तो हमने पैनक्रियाज को पढ़ लिया, सारे हार्मोन का काम बता दिया। अब बात करेंगे अगली ग्रंथि की, जो है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके शरीर की नेक्स्ट ग्लैंड जो है अधिवृक्क ग्रंथि। पैनक्रियाज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है आपको पूछेगा, इसकी लोकेशन आपको पूछेगा। तो आप बताएंगे कि ये जो ग्रंथि होती है इसका स्थान हमारे शरीर में होता है हमारे गुर्दों के ऊपर। तो ये कहाँ पर पाई जाती है भाई? आप बताओगे अबव टू किडनी। तुम्हारे पास किडनी है ना बेटा, तो तुम्हारी किडनी के ऊपर होती है, ये गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, गुर्दों के ऊपर। एग्जाम में पूछेगा कौन सी ग्रंथि है जो हमारे गुर्दों के ऊपर होती है, आप बताओगे अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? इस ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो भाई गुर्दे कितने होते हैं हमारे पास, जल्दी बताओ। हमारे पास गुर्दे कितने होते हैं भाई? हमारे पास गुर्दे कितने होते हैं? तो तुम कहोगे हमारे पास गुर्दे 2 हैं। बिल्कुल ग्रुप डी में काम आएगा बंटू, बिल्कुल काम आएगा। हमारे पास 2 गुर्दे हैं तो इनकी संख्या भी 2 होगी, यानी ये होती हैं एक जोड़ी, 1 पैर होती है। ठीक है, अब आपको गुर्दे आपके पता है, आपके गुर्दे होते हैं, गुर्दों के ऊपर ये होती हैं, है ना? एक गुर्दे के ऊपर एक होती है। इसकी संरचना कैसी होती है भैया? इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, या इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? तो आप बताएंगे इसकी शेप होती है त्रिभुजाकार, जैसे ट्रायंगल होता है, त्रिभुजाकार होती है बेटा। ये जैसे ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल की तरह ये आपको दिखाई देती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगल। कैसी होती है? तो देखो, ये तो तुम्हारी पैनक्रियाज ग्लैंड थी। ठीक है, ये तो तुम लोगों की पैनक्रियाज ग्लैंड थी। तो ये पैनक्रियाज से हमने पढ़े थे हमारे जो हार्मोन्स निकल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मैम हमारी अधिवृक्क ग्रंथि कैसी दिखती है। तो ये है तुम्हारी अधिवृक्क ग्रंथि, ये तुम्हारे गुर्दे हैं बेटा, ये तुम्हारी किडनी का जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मेड्यूला, इसको कहा जाता है मेड्यूला। तो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग हैं, अंदर वाला भाग मेड्यूला है और ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स है। तो बाहर का भाग क्या है? तो बाहर का जो भाग है, आउटर पार्ट जो है इसका, वो है बेटा कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट जो है, अंदर का जो इसका भाग है वो है मेड्यूला। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि के कितने हिस्से हैं? आप कहोगे 2 हिस्से। बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बताओगे मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है ये अलग हार्मोन निकालता है, और मेड्यूला वाला जो हिस्सा है ये अलग हार्मोन निकालता है।
ठीक है। एक बात याद रखोगे कि आ जाओ बता देती हूँ आपको। तो आपने यहाँ पर ये चीजें पढ़ी, तो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में ही हम आगे भी बात करेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं, ट्रायंगुलर होती है, इस तरीके की ग्लैंड है, ठीक है। अब इसमें आप अंदर वाला हिस्सा अगर देखोगे, ये वाला हिस्सा, इसको आप मेड्यूला कहोगे। इसको आप क्या कहोगे प्यारे बच्चे? मेड्यूला। तो मेड्यूला कैसा भाग है? आंतरिक भाग है ये आंतरिक भाग होता है बेटा मेड्यूला, आंतरिक भाग है, इनर पार्ट है ये, ठीक है। कैसा पार्ट है? इनर पार्ट है ये, आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसका इनर पार्ट है। और ये इनर पार्ट पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी लिखना, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होता। भाई मैंने कहा था पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है ना, सही बात है। लेकिन ये जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला वाला पार्ट है, इसको पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करती, तो यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होता। पेपर में आएगा कि किस ग्रंथि का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो आप कहेंगे अधिवृक्क ग्रंथि का मेड्यूला पार्ट जो होता है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होता। तो लिखना नॉट कंट्रोल्ड बाय, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसको कंट्रोल करने का काम करता है आप लोगों का स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसको पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करती है, तो कौन कंट्रोल करता है? तो इस मेड्यूला वाले भाग को कंट्रोल करता है। तो लिखना, यह स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्मित होता है। स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब आपके शरीर में जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय, लिख लेना बेटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो भाई ये जो मेड्यूला वाला भाग है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे, ठीक है। वीडियो रुक रही है? यहाँ से तो सही चल रही है बेटा, वीडियो यहाँ से तो नहीं रुक रही है। रुको चेक करती हूँ एक बार। मैम बीटा कोशिकाएं बताएं। बेटा बीटा कोशिकाएं मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती हैं, और इंसुलिन जो होता है वो आप लोगों का ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एक सेकंड में चेक कर लूं। रुक रही है वीडियो। कुछ बच्चों की सही चल रही है, कुछ बच्चों के फोन में रुक रही है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत चल रही हो। आवाज सही आ रही है ना आप सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों के लिए सही चल रही है बिल्कुल वीडियो, कुछ बच्चों के लिए रुक रही है, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आ जाओ, हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आप लोगों को आई समझ में भाई। हमने क्या पढ़ा कि अधिवृक्क ग्रंथि दो भागों में बटी है। बीच वाला भाग, अंदर वाला भाग मेड्यूला है। मेड्यूला के बारे में पढ़ा कि मेड्यूला जो है आंतरिक भाग है, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इसको कौन कंट्रोल करता है भाई? इसको आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और मैम ये जो बाहर की तरफ वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये है भाई कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है ये है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि का बाह्य भाग, ये है भाई बाह्य भाग, ठीक है। ये आउटर पार्ट है आपकी एड्रेनल ग्लैंड का, आउटर पार्ट है बेटा ये।
अधिवृक्क ग्रंथि का बाह्य भाग है, आउटर पार्ट है, ठीक है। अब ये तो कंट्रोल होता है भाई पिट्यूटरी के द्वारा, तो मैंने यही लिखवा दिया है कि ये नहीं होता, बाकी वो होगा अपने आप ही, आपको पता होगा ये। चलो भाई आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं कि मैडम जी ये जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है या हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है, कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे और मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, अब आपको ये बताना है, ठीक है। अगर वीडियो बैक हो रही है तो एक बार वापस से एप्लीकेशन से बाहर आकर दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैम लास्ट क्लास में इंसुलिन तक ही हुआ था, बीटा सेल, प्यारे बच्चे बीटा सेल ही तो निकालती है इंसुलिन। मैंने आपको पिछली क्लास में यही तो बताया था कि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती हैं और इंसुलिन के बारे में हमने बात करी थी। आज हमने अल्फा कोशिकाओं के बारे में बात करी, अल्फा कोशिकाएं निकालती हैं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन के बारे में बात करी। फिर हमने आज ही वाई कोशिक गामा कोशिकाओं के बारे में भी बात करी और आज ही हमने एफ कोशिकाओं के बारे में भी बात करी। तो हमने कल इंसुलिन और बीटा कोशिका के बारे में पढ़ तो लिया था, ठीक है। चलो आ जाओ मैम, ये जो लाइट लगी है, हाँ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या कह रहे हो? समझ में आई बातें? चलो आओ आगे बात कर रहे, सही चल रही है क्लास। 2-4 बच्चों के कमेंट है कि बिफरिंग कर रही है, बाकी सही चल रही है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक आएंगे। बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको आते रिवाइज भी कराया और मैंने बताया भी इंसुलिन के बारे में और बीटा कोशिका के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। एक बार क्लास को देखना पीछे वाली को, ठीक। आ जाओ अब बात करते हैं कि भाई जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है बेटा, अगर हम पहले बात करेंगे कॉर्टेक्स पार्ट की, तो कॉर्टेक्स वाला भाग जो है यहाँ से निकलते हैं बेसिकली 2 हार्मोन, एक तो एडल्टोस्टेरोन और एक कार्टिसोल। तो यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे आपको पूछ लेगा तो आप लोग बताएंगे, यहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर बताना, पहला हार्मोन है एडल्टोस्टेरोन, एडल्टोस्टेरोन, ठीक है। एडल्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एडल्टोस्टेरोन। तो एडल्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा पहला हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां से निकलते हैं 2 हार्मोन। पहला हार्मोन है एडल्टोस्टेरोन। ये क्या काम करता है बेटा? ये आप लोगों का बीपी रक्तदाब जो होता है उसको बनाता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रक्तदाब विनिमय, रक्तदाब विनिमय करता है, ठीक है। रक्तदाब विनिमय करता है बेटा। तो ये करेगा रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इसका काम होता है रेगुलेट ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। एडल्टोस्टेरोन क्या करेगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा यहाँ से हार्मोन निकलता है कार्टिसोल, दूसरा हार्मोन निकलेगा कार्टिसोल। कार्टिसोल तो कई बार पूछा जाता है आपको, कार्टिसोल तो आपको पूछा जाता है पेपर में। कार्टिसोल कहाँ से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। तो कार्टिसोल ही कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलेगा। मैम ये क्या काम करता है? तो जब आप लोग तनाव में होते हो, चिंता में होते हो, यही हार्मोन निकलता है आपके शरीर से। तो ये कब बनता है? तो ये तनाव के समय स्रावित होता है, तनाव के समय स्रावित होता है, ठीक है। तो आप जब आपको पेपर में आएगा कि जब हम चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है? आप कहेंगे कार्टिसोल, ठीक है। तो कार्टिसोल है जो हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तब रिलीज होता है, ठीक है। तो ये कब निकलता है? तो लिखेंगे सीक्रेट, सीक्रेट ड्यूरिंग, सीक्रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस में जब हम होते हैं, तनाव में, तब ये निकलता है कार्टिसोल। अच्छा एक और हार्मोन है जो आपके कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। अगर तीसरे हार्मोन की भी मैं बात करूं तो याद रखना एंड्रोजन, एंड्रोजन भी आपको पूछ सकता है पेपर में।
एंड्रोजन बेटा। एंड्रोजन जो होता है ये भी हमारी कार्टिसोल वाले भाग से निकलने वाला हार्मोन होता है। अच्छा मैम, ये जो एंड्रोजन होता है ये क्या काम करता है? तो ये पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा उसको सक्रिय करता है। तो ये क्या करता है एंड्रोजन? तो बताएंगे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन 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 हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन को सक्रिय करता है। तो लड़कों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है उसको एक्टिव करने का काम करता है जो एंड्रोजन हार्मोन होता है। दिखाई दे रहा है बेटा नीचे? तो ये क्या कर रहा है? एक्टिवेट टेस्टोस्टेरोन। यहां लिख दूं इंग्लिश में एंड्रोजन का काम, तो आप बताएंगे एक्टिवेट टेस्टोस्टेरोन। तो लड़कों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ये उसको क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिव करने का काम करता है। अगर एंड्रोजन नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी एक्टिव नहीं होगा। तो बताओ मुझे कोई दिक्कत? तो कार्टिसोल हो गया, एडल्टोस्टेरोन हो गया और एंड्रोजन हो गया। ये तीनों हार्मोन मेड्यूला के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलते हैं, यानी इस वाले भाग से निकलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे मैम मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आ जाओ बात करते हैं कि मेड्यूला वाले पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। प्रैक्टिस सेट कब से चल रहा है बेटा? प्रैक्टिस सेट अभी चलेगा, क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म हो तभी प्रैक्टिस सेट करने का मजा है। तो प्रैक्टिस सेट मैं आपका चलाऊंगी जल्दी ही, और तब तक आप क्या कर सकते हो कि 2 बजे बिहार का मैं प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ। केमिस्ट्री और बायो दोनों करते हैं उसमें, शुरू के 3 दिन बायो और लास्ट के 3 दिन केमिस्ट्री, तो आप उसको भी तब तक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब तो बेटा सही चल रही है क्लास। ठीक है, चलो मुझे भी स्क्रीन पे सामने बेटा दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ भी नहीं चिल्ला रहा है। तो लाइट कहाँ चिल्ला रही है बेटा? बिल्कुल सही चल रही है क्लास। आप क्लास पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो जो पढ़ा रही हूँ। अगर आप यहाँ इन सब चीजों पे ध्यान दोगे, पता है तुम्हें, जिन बच्चों को पढ़ना होता है, जिन बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, वो बच्चे बिना पंखे के एक छोटे से दिए की लाइट में भी पढ़ लेते हैं, जिनको वास्तव में सक्सेसफुल होना है। और आप लोगों को तो फिर भी इतना कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपका ध्यान इन सब चीजों पे नहीं है, कॉन्सेप्ट पे नहीं है। आपका ध्यान है कि मैडम कैसी दिख रही है, बोर्ड कैसा दिखना चाहिए, इन सब चीजों पे ध्यान है आपका। तो बेटा बिल्कुल भी लाइट चिलचिला रही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। चीजें बोर्ड पर लिखी हुई बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, मुझे भी सामने स्क्रीन दिख रही है बेटा। और आप लोगों को अगर पढ़ना है, वास्तव में पढ़ने की आपके अंदर जिज्ञासा है, तो चीजों को समझने की जिज्ञासा है, तो ध्यान लाइट पे जाएगा ही नहीं, ध्यान सिर्फ इन शब्दों पे जाएगा। तुमने कभी सुना है वो जब अर्जुन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनके गुरु ने उनको कहा था, जब उनको तीर चलाना सिखा रहे थे, तो उनसे पूछा था कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा था, मुझे सिर्फ मेरा टारगेट, मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है और मुझे पेड़ वेड़ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको बोर्ड वोर्ड और कुछ नहीं दिखना चाहिए, जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ वो दिखाई देने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो समझो चीजों को, पढ़ो प्यारे बच्चे। ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने दिए की लाइट में, स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई करी है। तो यहाँ तो फिर भी बहुत रोशनी हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे मेड्यूला वाले पार्ट की तरफ। तो अगर हम मेड्यूला वाले पार्ट की बात करते हैं, तो मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? तो बेटा जो मेड्यूला वाला पार्ट है, ये जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो मेड्यूला से निकलता है आप लोगों का एक हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन भी इसी को बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, तो आपको पूछेगा कभी भी एमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? एमरजेंसी हार्मोन, आप लोग बताएंगे एमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है
एड्रेनलिन को। क्यों कहते हैं आपातकालीन? क्योंकि जब आपके शरीर में कोई भी आपातकालीन कंडीशन आपके सामने होती है तो यही आपके अंदर बनता है। मान लीजिए आप चोरी करके भाग रहे हो, डर रहे हो, है ना, तो आपके अंदर जो डर आएगा, पसीने से आप भीग जाते हो, लाल पीले बोलते हैं ना, वो तो डर के मारे लाल पीला हो गया, पसीने छूट गए उसके, तो ये सारी एक्टिविटी यही करता है। आपने एग्जाम दिया एएलपी का, आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन आपके अंदर ये बनेगा, उस दिन आपको थोड़ा डर लगता रहेगा, पता नहीं रिजल्ट में क्या हुआ होगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके अंदर ये फिर भी बनेगा, आपके पेट में गुदगुदी सी होगी, खुशी के मारे उछलोगे कूदोगे, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के मेंबर को बताओगे कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया एएलपी में। तो ये आपके अंदर इमरजेंसी कंडीशंस में बनता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला तो इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, दूसरा इसके और भी नाम है, इसी को कहते हैं डू और डाई हार्मोन। डू और डाई हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, डू और डाई हार्मोन। ठीक है, करो या मरो हार्मोन, इसी को कहते हैं करो या मरो हार्मोन। ठीक है, तो या तो भैया कंडीशन से लड़ो, अब तुम्हारे सामने करो या मरो की स्थिति है, या तो तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, सिलेक्शन लो, या फिर भैया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई और फिर तुम जीवन में कुछ नहीं करोगे, ऐसे मजदूरी करते फिरोगे, तो वो मरने के समान ही है ना। तो डू और डाई हार्मोन है ये, यही आपके अंदर क्या लेके आ रहा है कि करो या मरो की भावना। इसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। भैया लड़ो चीजों से, परिस्थिति से लड़ो या मरो, लड़ो या उड़ो, या फिर आप उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अब आपके सामने यही टाइम चल रहा है, आपको परिस्थितियों से लड़ना है, मेहनत करनी है, और फिर आप आसमान में उड़ोगे, आप ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके कितने सारे नाम। तो इसी को इमरजेंसी हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन ये कहा जाता है। और यही एक ऐसा हार्मोन है, या ये मेड्यूला वाले पार्ट से निकल रहा है, तो इसको आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है, ये बात हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, इससे पिट्यूटरी के ये एड्रेनल ग्रंथि के मेड्यूला भाग से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन है उसको आप लोग, या ये जो आप लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन है, इसके ही बारे में आपको ये नाम पूछे जाएंगे। तो है तो ये एक ही हार्मोन, लेकिन इसके नाम कई सारे हैं, अलग अलग हैं, तो ये आप लोग याद रखोगे। अच्छा, अब कुछ बीमारियां हैं जो पुरुषों में और महिलाओं में हो जाती हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ रोग, इनको नोट करके लिख लेना अलग से, ये अलग से आपको पूछे जाते हैं, इनको नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। एक बीमारी होती है बेटा वीरिलिज्म, एक बीमारी होती है वीरिलिज्म। आपको पूछे कि मैम वीरिलिज्म क्या होती है, वीरिलिज्म, तो ये जो वीरिलिज्म बीमारी होती है, इस बीमारी में जो महिलाएं हैं, वीरिलिज्म, ये जो बीमारी होती है वीरिलिज्म, इस बीमारी में होता क्या है कि महिलाओं में पुरुषों के जैसे लक्षण आ जाते हैं। जो महिला हैं इनमें पुरुषों के जैसे लक्षण, महिला में पुरुष के जैसे लक्षण आ जाते हैं, पुरुषों के समान लक्षण। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न होना, तो ये होता है वर्नेलिज्म। पूछ लेगा आपको कि वर्नेलिज्म कौन सी बीमारी है, आप बता दोगे महिलाओं में पुरुष के समान लक्षण। ठीक है, तो मेल लाइक लिख सकना बेटा इंग्लिश में, मेल लाइक कैरेक्टर, मेल लाइक कैरेक्टर इन फीमेल। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर क्या प्यारे बच्चे, पुरुषों के जैसे लक्षण उत्पन्न आना, ये होता है वर्नेलिज्म। अब ये जो वर्नेलिज्म है ये किस हार्मोन की अधिकता के कारण होगा, ये भी पूछ लेगा। भाई अभी तक हमने पढ़े थे कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये एडल्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन ये हार्मोन निकालती है, और एक हार्मोन पढ़ा अभी हमने एड्रेनलिन, ये हार्मोन निकालती है। इन चारों हार्मोन में से कौन सा हार्मोन ज्यादा होने से ये बीमारी होगी, तो आप कहेंगे ये बीमारी हमारे अंदर होती है एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होने से। तो महिलाओं के अंदर पुरुष जैसे लक्षण आ जाते हैं, किसके कारण, जब उनके अंदर
एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, एंड्रोजन की अधिकता के कारण। एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? आप कहेंगे विरिलिज्म हो जाएगा, महिलाओं में आ जाएंगे लड़कों जैसे लक्षण यानी पुरुष जैसे लक्षण। तो लिखना मोर अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन या एंड्रोजन से ही समझ जाओगे, ठीक है। अब एक और बीमारी होती है गायनोकोमासिस, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक और बीमारी है, उसको और लिख लो। अब इसको ज्यादा छोटा करूंगी तो दिखाई नहीं देगा, है ना। चलो दूसरी बीमारी लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी बीमारी है यहाँ गायनोकोमास्टिया। अगली बीमारी है गायनोकोमास्टिया। एक और बीमारी है गायनोकोमास्टिया, ये भी एक बीमारी होती है भाई गायनोकोमास्टिया। ये किस में होती है? ये बीमारी पुरुषों में होती है बेटा। तो पुरुषों में महिला के जैसे लक्षण आ जाएंगे, पुरुषों में महिला के जैसे लक्षण, ठीक है। पुरुषों में महिला के समान लक्षण, पुरुषों में महिला जैसे लक्षण, ठीक है, महिला के समान लक्षण आना। तो जो पुरुष होंगे ना इस बार उनमें महिला जैसे लक्षण आ जाएंगे। तो लिख लेंगे फीमेल लाइक कैरेक्टर या फीमेल लाइक सिम्टम इन मेल। जो मेल है पुरुष, उनमें फीमेल के जैसे लक्षण आ जाएंगे। तो किसके कारण? जब पुरुषों में बनने लगेगा एस्ट्रोजन। तो ये किस हार्मोन के कारण होगा? एस्ट्रोजन की अधिकता के कारण। एस्ट्रोजन की अधिकता, जब लड़कों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक बनेगा तो ये हो जाता है लड़कों में बीमारी, मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं का हार्मोन है, ये महिलाओं में ही एक्टिव होता है, लेकिन होता पुरुषों में भी है, लेकिन एक्टिव महिलाओं में होता है। लेकिन जिन पुरुषों में ये एक्टिव हो गया या जिन पुरुषों में ज्यादा बन गया उसी में ही एक्टिव होगा, तो उनके अंदर बीमारी हो जाएगी गायनोकोमास्टिया। यानी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, पुरुष में लड़की जैसे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों के समान लक्षण क्या है? ये है गायनोकोमास्टिया। जैसे महिला पुरुषों के अंदर क्या होगा, पुरुषों के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लड़कियों जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आवाज बहुत पतली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकते हैं लक्षण, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। लड़कियों के जैसे चलना या लड़कियों जैसे स्ट्रक्चर, उनके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब ये आप लोगों की जो एड्रेनल ग्लैंड थी भाई ये भी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं आपके शरीर की अगली ग्रंथि पर। तो भाई अब आपके शरीर की जो अगली ग्रंथि है ये है, सबसे पहले बात करेंगे मेल ग्लैंड की। सबसे पहले बात करेंगे मेल ग्लैंड, पुरुष ग्रंथि की बात करेंगे। पुरुषों में कौन कौन सी ग्रंथि है? तो भाई पुरुषों के अंदर पाई जाती है एक ग्लैंड जिसका नाम है टेस्टिस। तो बात करेंगे टेस्टिस की, जिसे कहते हैं वृषण। तो पुरुषों में पाए जाते हैं टेस्टिस। पुरुषों में टेस्टिस जो होते हैं इनकी संख्या कितनी है? तो पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, यानी टोटल 1 पेयर होते हैं, और टोटल की बात करें तो 2 होते हैं। तो लड़कों के अंदर जो वृषण है टेस्टिस ये 2 होते हैं। और मैडम ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं? तो इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। इनसे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? इनसे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ये कौन सा ग्रंथि है जो निकालती है, आपको पूछेगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है टेस्टिस। पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस, जिसको कहते हैं वृषण। तो ये वृषण जो होते हैं यही निकालते हैं लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ऐसे कुछ दिखते हैं जो टेस्टिस हैं, ये एक टेस्टिस का फोटो है, ऐसे 2 टेस्टिस होते हैं लड़कों के अंदर, ठीक है। तो आओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे तो मैम जो टेस्टिस होते हैं पुरुषों के अंदर, ये टेस्टिस करते क्या हैं? तो आपको अभी मैंने बताया ये निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
है ना। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसका क्या काम है लड़कों के अंदर, ये क्या काम करता है, तो आप लोग बताएंगे। मैम S4 हार्मोन, S4 हार्मोन तो प्यारे बच्चे कोई हार्मोन नहीं होता। आप लोगों का T4 और T3 हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि निकालती है। ठीक है, वीडियो धुंधला दिख रहा है। अब एक और दिक्कत है भाई, मेरे सामने भी चल रही है वीडियो बेटा, एकदम क्लियर मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, देखो एकदम क्लियर चल रही है मेरे सामने वीडियो, तो धुंधला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपके वहां नेट में कुछ दिक्कत आ रही हो। ठीक है, चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है पुरुष हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, पुरुष हार्मोन कहते हैं। इसको कहते हैं मेल हार्मोन। ये पुरुषों में एक्टिव रहता है बेटा, ये लड़कों के अंदर ही एक्टिव रहता है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम पुरुष हार्मोन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, इसको पुरुष हार्मोन। लड़कों में एक्टिव रहता है। क्या मैम लड़कियों में भी बनता है, हाँ भैया बनता है लड़कियों में भी, लेकिन लड़कियों में इसका कोई काम नहीं है, इनएक्टिव है। लेकिन ये लड़कों में एक्टिव है, इसीलिए इसको कहते हैं पुरुष हार्मोन, मेल हार्मोन। अच्छा मैम ये लड़कों में क्या काम करता है, तो जब इसके काम की बात करोगे लड़कों में, तो लड़कों में करता है शुक्राणु जनन। क्या करता है लड़कों में, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया। ठीक है, लड़कों में शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां लिख रही हूं, ये करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है ये। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करता है बेटा। अब मैम ये क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं शुक्राणुओं का बनना। तो ये लड़कों के अंदर शुक्राणु बनाता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है लड़कों में शुक्राणु बनाने का काम करता है। तो शुक्राणु बनने की क्रिया को ही कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का निर्माण होना। तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है लड़कों में। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लड़कों के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, आप बताना, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। या लड़कों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हार्मोन बताकर आना, टेस्टोस्टेरोन। तो ये काम हो गया इसका। एक और काम होता है इसका टेस्टोस्टेरोन का, ये पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है, पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है, पुरुषों के अंदर द्वैतिक लैंगिक लक्षण। ठीक है, द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। पुरुषों में क्या करता है, द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। मतलब लड़कों के अंदर दाढ़ी मुंह चाना, है ना, दाढ़ी मुंह चाना, चेस्ट पर हेयर ग्रो करना और आवाज भारी हो जाना, ये सब पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये काम भी इसी का होता है। तो लिखोगे रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं द्वैतिक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आती है। आपने देखा है ना, जब भी लड़के यौवन अवस्था में जाएंगे, 13-14 साल के होंगे, तो उनकी आवाज भारी हो जाती है, उनको दाढ़ी मूंछ आ जाती है, उनकी बॉडी जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये लड़कों में यही लेकर आता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसके बारे में 3 पॉइंट है। मेल हार्मोन इसी को कहते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है और पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो इतना पढ़ना था आपको टेस्टिस के बारे में। आ जाओ अब बात करेंगे मेल के बाद फीमेल ग्लैंड की। अब बात करेंगे फीमेल ग्लैंड की। फीमेल ग्लैंड, तो महिलाओं के अंदर महिला ग्रंथि पाई जाती है, महिला ग्रंथि। और महिलाओं में जो महिला ग्रंथि है वो है बेटा, आप बताकर चलोगे, ओवरीज। महिलाओं में पाई जाती हैं ओवरीज, जिसको बोलते हैं अंडाशय। तो महिलाओं में पाए जाते हैं अंडाशय। अब बात करेंगे कि महिलाओं में कौन कौन से ओवरीज हैं और कितनी है और क्या काम करती हैं। तो महिलाओं में जो ओवरीज होती हैं इनकी संख्या कितनी है,
इनका नंबर कितना है? तो ये भी संख्या में 2 होती हैं, यानी एक जोड़ी होती है, 1 पेयर होती है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, 2 जोड़ी होती हैं, सॉरी 2 होती हैं, एक जोड़ी होती है। आगे बात करी हमने कि मैम ये जो ओवरीज होती हैं क्या सभी में 2 होती हैं? तो कभी आपको पूछे कि जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं बेटा, पक्षी, उनमें कितनी ओवरी होती है? तो पक्षियों में होती है सिंगल ओवरी। पक्षियों में केवल एक अंडाशय पाया जाता है, पक्षियों में एक अंडाशय होता है। तो कभी भी पूछेगा कि एक अंडाशय किस में पाया जाता है, तो पक्षी जो होते हैं बर्ड, उनमें सिंगल ओवरी होती है, एक अंडाशय होता है पक्षियों में। हमारे अंदर कितने हैं? 2। ज्यादातर सभी के अंदर 2 ही होते हैं, पक्षियों में एक होता है। अब ओवरी कौन सा हार्मोन निकालती हैं? तो जो हमारे अंदर ओवरीज हैं ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालती हैं, यहाँ से निकलेंगे लगभग 3 हार्मोन। तो चलिए बात करते हैं, महिलाओं में सबसे पहले कौन सा हार्मोन निकलेगा ओवरी से? एस्ट्रोजन। कौन सा प्यारे बच्चे? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले निकलेगा एस्ट्रोजन। तो महिलाओं में बनता है भाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन पुरुषों में भी बनता है, लेकिन ये पुरुषों में एक्टिव नहीं होता। जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्टिव नहीं है, वैसे ही पुरुषों में एस्ट्रोजन एक्टिव नहीं है। तो ये एक्टिव किस में होता है? केवल महिलाओं में। तो महिलाओं के अंदर बनने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन। मैम एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, इसका काम क्या है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन की बात की जाए तो ये महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया करता है। जैसे लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने बनाए थे शुक्राणु, लड़कों में शुक्राणु बनते हैं और हमारे अंदर अंडाणु बनते हैं। तो लड़कों में शुक्राणु किसने बनाए? टेस्टोस्टेरोन ने। हमारे अंदर अंडाणु कौन बना रहा है? एस्ट्रोजन। तो क्या करता है? अंडाणु जनन की क्रिया करता है। अंडाणु जनन, लड़कों में शुक्राणु जनन होता था, हमारे अंदर होता है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन की क्रिया करता है। तो क्वेश्चन आएगा महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया कौन करता है? आप बताओगे एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करता है? अंडाणु जनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे शुक्राणु जनन को कहते थे अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही ये जो अंडाणु जनन है इसको कहते हैं oogenesis। तो हमारे अंदर होता है oogenesis। तो oogenesis कौन करता है? ये करता है एस्ट्रोजन। और इस एस्ट्रोजन का मैम दूसरा काम क्या है? तो जैसे पुरुषों में भी तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ रहे थे, टेस्टोस्टेरोन ला रहा था, दाढ़ी मूंछ आना, ये सब हमारे अंदर भी आते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो ये हमारे अंदर कौन लेकर आएगा? यही लेकर आएगा। तो आप बताएंगे महिलाओं में क्या करता है बेटा? महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। तो हमारे अंदर जो द्वैतिक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वो करता है एस्ट्रोजन। तो ये हमारे अंदर लाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यहां लिख रही हूं। तो ये हमारे अंदर लाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन लाता है? आप बताएंगे एस्ट्रोजन लाता है। अब महिलाओं में क्या होते हैं भैया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? जैसे महिलाओं में बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, 12-13 साल की जब बच्ची होती है तो शरीर स्ट्रक्चर देखकर ही पता चल जाता है लड़का है या ये लड़की है। और महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, महामारी चक्र। तो ये महिलाओं के अंदर क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। टेस्टिस के अंदर कोई तरल नहीं भरा रहता, टेस्टिस एक मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं जिसको कहते हैं स्कॉर्टम सैक या स्कॉर्टल। ठीक है, स्कॉर्टल झिल्ली होती है जहां पर टेस्टिस जो है वो बंद रहते हैं। स्कॉर्टम नाम की एक झिल्ली है जिसमें जो महिला जो पुरुष होते हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं वो बंद रहते हैं। स्कॉर्टम नाम की एक झिल्ली है, यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे सारी चीजें। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है ना वो आप पढ़ोगे जब आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो ये जो टेस्टिस है एक मेम्ब्रेन में बंद है जिसको कहते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम सैक या स्कॉर्टम झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं जो टेस्टिस होते हैं। ठीक है,
चलो आ जाओ, आगे बात करेंगे। अब महिलाओं की ओवरी की बात करें तो ये है भाई महिलाओं की ओवरी, ये है महिलाओं का अंडाशय। तो यही है महिलाओं के अंदर ओवरी यानी कि अंडाशय, जहां से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये हार्मोन महिलाओं में अंडाणु जनन करेगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा। तो पहला हार्मोन तो ये हो गया महिलाओं में। आ जाओ अब दूसरा हार्मोन कौन सा होता है। तो महिलाओं के अंदर दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा है भाई प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है भाई दूसरा हार्मोन, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो महिलाओं के अंदर दूसरा हार्मोन जो ओवरी से निकलता है वो है प्रोजेस्टेरोन। इसको कहा जाता है गर्भकालीन हार्मोन, गर्भकालीन हार्मोन है भाई ये, गर्भकालीन हार्मोन कहते हैं इसको। यानी कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। यानी ये जब बनेगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी। अब महिलाओं के अंदर जो अंडाणु निषेचन की क्रिया करते हैं ना, यानी शुक्राणु जब अंडाणु से जाकर मिलेंगे तो शुक्राणु को अंडाणु से मिलाने की उत्तेजना यही वाला हार्मोन करता है। यानी यही हार्मोन अंडाणु के अंदर रहेगा और अंडाणु जाकर शुक्राणु से मिल जाएगा। तो यही करता है प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं गर्भकालीन हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रोजेस्टेरोन हो गया। तीसरे नंबर पर बनेगा महिलाओं के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। तीसरे नंबर पर बनेगा रिलैक्सिन हार्मोन। तो तीसरा हार्मोन है जो महिलाओं में बनता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। भैया जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कहते हैं ना रिलैक्स कर लो, अब आराम करो, थोड़ा रिलैक्स करो। जैसे तुम अब पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो तुम अब आराम करोगे। ठीक है, टेस्टिस ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन आवर बॉडी, बेटा ऐसे पूछना चाहिए आपको। ठीक है, खैर बहुत अच्छी बात, आप ट्राई कर रहे हो। तो बेटा जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस का हमारी बॉडी के अंदर, तो टेस्टिस का निर्माण या शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है, हमेशा हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम पर होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बता दूंगी, पहले इसको समझ लो। ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है, तो प्रसव के बाद ये क्या कर रहा है बेटा, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है, महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है। ठीक है, आराम की मुद्रा में लाता है। तो ये क्या करता है बेटा, मुद्रा में लाता है। जब महिलाओं की डिलीवरी होती है तो महिलाएं सर्व पेन से गुजरती हैं बेटा, सीवियर पेन मतलब बहुत ज्यादा दर्द से गुजरती हैं महिलाएं। जब महिलाएं एक बच्चे को जन्म देती हैं, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माता जी आप बहुत दर्द से गुजरी थी बेटा। तो इसीलिए आप माता जी के अंदर, जब माता जी की डिलीवरी हो जाएगी, किसी फीमेल की डिलीवरी होगी, तो उसके बाद उसके जो अंडाशय हैं वहां से निकलेगा रिलैक्सिन हार्मोन, जो महिला को नींद दिलाता है, आराम की मुद्रा में लाता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरेंगे, उसके बाद हमें बहुत अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। तो ये महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है। ये महिलाओं को क्या करता है, रिलैक्स करता है बेटा, रिलैक्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। तो महिलाओं के अंदर जब डिलीवरी होगी तो ये महिलाओं को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम कराता है। ठीक है, चलो अब एक बच्चे का डाउट था कि मैम जो टेस्टिस होते हैं हमारे शरीर में, इनमें बनते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु जब बनेंगे तो हमारे बॉडी के कौन से टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर जाकर शुक्राणु बनते हैं। तो अगर जब हम बात करते हैं टेस्टिस की, अगर हम बात करेंगे शुक्राणु की, तो शुक्राणु हमारे शरीर तापमान से लगभग 2 डिग्री पर तापमान, ठीक है, शरीर तापमान से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर बनते हैं, कम तापमान पर बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारे शरीर में जो शुक्राणु बनेंगे वो हमारे शरीर के लगभग 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुरुष की बात कर लूं या महिला की, तो महिला तो इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि महिलाओं में तो टेस्टिस होते ही नहीं है, महिलाओं में तो ओवरी होती हैं।
बात कर रहे हैं पुरुष की, तो पुरुष हो या महिला, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर लड़कों की बात करूं तो लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं ना वो शरीर के बाहर होते हैं, दोनों पैरों के बीच में होते हैं, है ना। तो शरीर के बाहर क्यों है ये? शरीर के बाहर इसलिए है क्योंकि शरीर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही होगा शुक्राणुओं का निर्माण। तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पर जाकर शुक्राणु बनते हैं हमारे शरीर में। 35 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं शुक्राणु। स्पर्म फॉर्मेशन लगभग हमारे शरीर में 35 डिग्री सेल्सियस पर होगा। 2 डिग्री कम तापमान चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, इसीलिए शरीर के बाहर होते हैं जो टेस्टिस हैं, और तभी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब बताओ किसी को कोई समस्या है? ठीक भाई, हाँ बताओ जल्दी से। ठीक है, टेस्टिस डिजीजेस, जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं या ये जो टेस्टिस होते हैं, इनसे संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। लड़कों के अंदर एक डक्ट होती है प्रोस्टेट डक्ट, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आप लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें होती है एक प्रोस्टेट ग्रंथि। उस ग्रंथि के अंदर इन्फेक्शन हुआ या उस ग्रंथि से कई बार मतलब बहुत ज़्यादा कैंसर की समस्या सुनने के लिए आती है। तो ये ही होती है रिप्रोडक्टिव या टेस्टिस में कैंसर जैसी समस्या। ठीक है, हाँ जी। अगर फॉरेनहाइट में बात कर रहे हो तो बिल्कुल 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का। तो तब लगभग 96 पर जाकर बनेंगे जो स्पर्म होंगे। ठीक है ना? हाँ जी प्यारे बच्चों, तो ये हो गई। डेथ होने के बाद नेल्स और हेयर्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन होती है, और प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर हमारी सेल डैमेज होने के बाद भी ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बने इसलिए इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक, चलें आगे भाई। सोडियम की कमी में आप लोग सोडियम वाले सोर्सेस खाओ, नमक या जो समुद्री भोजन होते हैं उनमें सोडियम होता है। ठीक, फीमेल में बहुत सारी डिजीज होती है, पीसीओडी होती है बेटा। पीसीओडी मतलब उनकी ओवरी में गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर भी बहुत सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। टाइम अब हो चला है, कल की क्लास में मैं आपको बीमारियां ही पढ़ाऊंगी। तो कल हम लोग डिजीज वाले चैप्टर को कवर अप करेंगे। वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 5-6 दिन तो नहीं, बस 3-4 दिन आप लोगों का लेकर चला जाएगा, बल्कि 5 दिन तो हो ही जाएंगे। तो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं बायोलॉजी में, इसीलिए जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक भाई, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अब कल की क्लास में। राधे राधे।